अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की पेशकश की जा रही है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम भी लिए जा रहे हैं जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखियों में इजाफे की वजह बन रहे हैं। 2 रोज़ पहले अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कई घंटों तक इंतजार के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराए बगैर वापस भेज दिया गया था, जिस पर इमरान खान ने एहतजाजन कल भूख हड़ताल की धमकी भी दी थी। जबकि आज इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दारुल हुकूमत में जलसा करने से भी रोक दिया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद रद्दअमल देते हुए जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से आशूरे के बाद जलसे का ऐलान किया गया है। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज शाम इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसे की तैयारियां की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डीसी इस्लामाबाद की जानिब से 2 रोज पहले इस जलसे की पेशगी इजाजत भी दे दी गई थी, मगर कल रात अचानक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी करके जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, जिसका वफाकी हुकूमत भी दिफा कर रही है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी अफराद की शिकायत, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पर जलसे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। पुलिस नुमाइंदगान ने तस्दीक की है कि 3 जुलाई को जलसे के एतराफ से भारी मिकदार में असला और बारूद बरामद हुआ। संजानी और तरनौल के इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन ताहाल जारी है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान के मुताबिक मुहर्रम में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। मुहर्रम के बायस जलसा महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की अफरादी कुव्वत दस्तियाब नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक मुहर्रम के दौरान दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खतरात मौजूद हैं। यानी 2 रोज पहले डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी, मगर जलसे से एक दिन पहले मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस, भारी हथियार की बरामदगी और सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से चीफ कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसे का NOC मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, मगर जजेस की अदम दस्तियाबी की वजह से दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। हमारे NOC को कैंसिल करके कल ही उस साइड को टेक ओवर कर लिया गया था। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की। आज हमने कोशिश की कि आज ही हमारी केस की हियरिंग हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैटरडे की वजह से आज चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं थे, प्यूनी जज साहब भी अवेलेबल नहीं थे और बाबर सतार साहब हिज ऑनर भी अवेलेबल नहीं थे। आज उसकी हियरिंग नहीं हो सकी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उस एप्लीकेशन की हियरिंग मंडे को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जलसागाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हुए जलसागाह खाली करवा दिया है और अपने बयान में कहा है कि इजाज़तनामा के बगैर किसी जलसे की इजाज़त नहीं होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने भी इस्लामाबाद इंतजामिया के इस इकदाम का दिफा किया है। तरनौल का एरिया है वो हाईली सेंसिटिव है। कल परसों शायद वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ भी थी, कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं और फिर मुहर्रम की तैयारियों के दौरान इस तरह की रैली करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी चाहिए कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में और शहर के अमन के इंटरेस्ट में थोड़ी सी लचक पैदा करें। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। जो डिसीजन करती है एडमिनिस्ट्रेशन वो रिपोर्ट्स की बेसिस पे होता है, उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है, उसका डेटा वो इकट्ठा करते हैं और फिर ये सारे डिसीजंस होते हैं। वफाकी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे से रोकने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तबके की जानिब से पार्टी क़यादत पर दबाव डाला गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त ना मिलने के बावजूद जलसा करना चाहिए था। ताहम पार्टी क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलसा मनसूख करने का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आशूरे के बाद जलसा करेगी, क्योंकि इमरान खान ने उन्हें हिदायत की है कि NOC के बगैर जलसा ना किया जाए। यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़दा जलसा, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हम लोग ये जलसा इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। हम लोगों ने और भी जलसे करने हैं और लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में पूरा सिलसिला हमने करना है। तो इस वक्त जो पेशेंस दिखा रहे हैं वो अपने लीडर इमरान खान की वजह से कि उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि आपने NOC के अलावा जलसा नहीं करना। हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुत्तफिका फैसला है और हम अपनी लीडर
बानी चेयरमैन से भी मशवरा लेंगे कि अगर इस दफ़ा इन्होंने NOC भी न दी तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे। हुकूमत और इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के जलसे के जो नोटिफिकेशन था वो मंसूख कर दिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, ये क्या मामला हुआ है? तहरीक इंसाफ को पहले इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी गई, 3 जुलाई को NOC भी हासिल कर लिया, लेकिन आखिरी रात NOC मंसूख करके कहा है कि आप जलसा नहीं कर सकते। देखें, ये एक प्योरली इंतजामी मामला है और इस बारे में जो मुतल्लका अथॉरिटीज़ हैं वो जिम्मेदार भी हैं और जवाबदेह भी हैं। तो यकीनन उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी होंगी कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया है कि जलसे का एहतमाम जो है वो किसी किस्म के किसी वाक़े का सबब बन सकता है। और ख़ास तौर पे मुहर्रम के आगाज़ के ईव ऑफ मुहर्रम, तो इस किस्म के जलसे की तो वहाँ पे मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइज फैसला था PTI का। राना साहब, ये इंतजामी मामला है या सियासी मामला है? क्योंकि इससे पहले, इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक जितने भी मामलात हैं, चाहे वो जो PTI के साथ हो रहा हो, चाहे इमरान खान की जेल में रहना हो, या आपका ये कहना हो कि हम कोशिश करेंगे उनको जितना अरसा जेल में रख सके रखें, ये सारे सियासी मामलात ही है ना। इंतजामी मामलात कहाँ पर है ये? नहीं, देखें, वो भी तो जो कर रहे हैं वो भी तो इंतजामी और सियासी तौर पे ये कोई जलसा जो है वो क्या कोई ये जलसा जो वो कर रहे थे तो इसमें वो कौन सा कोई रियासती या मुल्की कोई मकसद था कि जिसके हसूल के लिए वो ये जलसा करना चाहते थे? वो भी प्योरली सियासी तौर पे कोई अफरा तफरी सियासी जलसे तो होते ही सियासी हैं राना साहब, करने के लिए कर रहे थे। जलसे तो होते ही सियासी हैं, लेकिन जलसे होते अपना सियासी हैं, लेकिन उनका कोई एक मकसद होता है। इनका मकसद तो जो है वो मासवाए अफरा तफरी के और कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो। इसके अलावा इनका तो और कोई सरोकार नहीं है, ना कोई और मकसद है। तो बस इस वजह से ही फिर इजाजत नहीं मिली ना, क्योंकि आप लोगों को उनका मकसद अच्छा नहीं लग रहा था और मकसद दुरुस्त नहीं लग रहा था उनका। नहीं, मकसद तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मकसद तो उनका नेक कभी हो नहीं सकता। और बाकी जो मकामी इंतजामिया है, यकीनन क्योंकि इसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, तो मकामी इंतजामिया ने कोई सॉलिड ग्राउंड्स होंगी उनके पास। राना साहब, अब अगर आप कह रहे हैं कि ये सियासी मामला नहीं और इंतजामी मामला है, और जो ऑर्डर है चीफ कमिश्नर का, मतलब वो पढ़ें तो फिर ख्याल ये आता है कि क्या इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है? क्योंकि कल मैदान में भी हमने देखा कि हमला हुआ, वहाँ पे दहशतगर्दी का अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे भी गए, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे हमने कल जलसा देखा। पाकिस्तान में जलसे तो होते रहते हैं, सियासी जलसे इस दहशतगर्दी के हालात में भी होते रहे, लेकिन इस्लामाबाद में कितना सेफ है ये? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि मुहर्रम की वजह से सेक्टेरियन वायलेंस हो सकता है, फिर ये कहा जा रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तरनौल से भारी मिकदार में जो है असला बरामद हुआ है। कितना सेफ है शहर इस्लामाबाद इस वक्त? नहीं, देखें शहजाद साहब, ये जलसे जो हैं ये तो एक जमहूरी अमल है। जलसे जो है वो एक लोगों को किसी भी जमात ने अपना जो है वो मैसेज पहुंचाना होता है किसी मामले पे, लेकिन ये जो इस वक्त PTI का मकसद है वो मकसद ये तो नहीं है। वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ पे यकीन तो नहीं रखते। उन्होंने जो 9 मई किया, रियासत के ऊपर वो हमला आवर हुए और अब भी वो ऐसी ही की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या उनको ये सारी प्रेपरेशन करने की इजाजत इसलिए दी जाए कि वो दोबारा जो है वो एक 9 मई जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें? राना साहब, अगर आप ये कहते हैं कि इनका जो मकसद है जलसा करने का वो नेक नहीं है, ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, तो फिर ये वजह बताएं ना कि सियासी वजूहात की बिना पर आप इनको जलसा नहीं करने दे रहे। इंतजामिया के पीछे छुपने की क्या जरूरत है, या इसके पीछे क्या छुपने की जरूरत है कि मुल्क में दहशतगर्दी हो सकती है या दहशतगर्द का सेल पकड़ा गया है? नहीं शहजाद साहब, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, फितना फैलाना, हालात को खराब करने की सही करना, तो ये कहाँ का सियासी मकसद है? जो भी मकसद सियासत है ये। लेकिन राना साहब, आप जो भी कह रहे हैं, कमिश्नर ने तो उस बुनियाद पे मनसूख नहीं किया है ना NOC। कमिश्नर तो ने तो इस बुनियाद पे मनसूख नहीं किया NOC जो आप बता रहे हैं। नहीं, कमिश्नर ने खैर, कमिश्नर के पास यकीनन जो मुतल्लिका एजेंसीज हैं उनकी कोई इंफॉर्मेशन होगी,
लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो सामने है। ये लोग तो इस वक्त जो है वो अंधे हुए फिरते हैं कि किसी तरह से हालात को खराब कर दें और मुल्क में अफरा तफरी के लिए जो है वो इनको कोई बहाना मिले, कोई इनको तरीकाकार मिले। तो ये इनका मकसद तो जो है वो ये मकसद किसी दहशतगर्दी से कम तो नहीं है। और इस वजह से आप कह रहे हैं कि फिर फैसला किया गया कि इनको इजाजत नहीं देनी है जलसा करने की? नहीं, ये फैसला तो खैर कमिश्नर ने किया है। कमिश्नर ने यकीनन उसके पास कोई रिपोर्ट्स जो है वो होंगी, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ उनके पास जो रिपोर्ट है राणा साहब और वो जो वजह बता रहे हैं, मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ सही कि इनका बुनियादी मकसद जो है वो कोई जलसा करना नहीं है, कोई यानी ये जमहूरियत पे तो ये यकीन ही नहीं रखते। और लेकिन राणा साहब जो वजह कमिश्नर बता रहे हैं उससे तो लगता है कि इस्लामाबाद इज नॉट अ सेफ प्लेस। तरनौल में अगर दहशतगर्द के सेल, भारी मिकदार में असला और फिर सेक्टेरियन वायलेंस का खतरा, फिर ये जो आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, फिर जो ममालिक ये कहते हैं कि पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, अपने पॉलिटिकल मसाइल हल करें या अपनी सिक्योरिटी सही करें, फिर उनका एतराज ठीक है क्या? नहीं, देखिए, जो लोग बिजनेस मकसद के लिए या इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क की डेवलपमेंट को जो है वो बढ़ाने के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के जो है वो इंतजाम किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 2600 मील का बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है और यहाँ पे सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम्स को एक नेक मकसद के लिए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और हम ऐसा जो लोग भी एक बेहतर मकसद के लिए आ रहे हैं, आना चाहते हैं, उनको हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे इंशाल्लाह। और इसी कोशिश में अज़्म इस्तेकाम का एक कॉन्सेप्ट अब सामने आया जिस पर APC भी बुलाने का फैसला किया वज़ीर आज़म ने। लेकिन कल तो मैं देख रहा था कि आपकी पार्टी तो अप्रिशिएट कर रही थी कि अगर बानी PTI इमरान खान ने ये कहा है कि उनकी जमात भी शिरकत करेगी इस APC में और आपका नुक्ता नज़र सुनेगी, समझने की कोशिश करेगी, तो कल आपके वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस बयान पर कायम रहें। तो एक तरफ आप कह रहे हैं अफरा तफरी करते हैं, जलसा ना करने दो, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम APC में भी शिरकत करना चाहते हैं, तो इसको आपने मुस्बत पहलू के तौर पर नहीं लिया है? नहीं, इसमें कोई आप उनका जो बयान है, कल उन्होंने कोई 3 चीजों के ऊपर तबसरा किया है, उनको अगर आप मिला के पढ़ें जी तो उसमें कोई जो है वो पेश रफ्त नजर नहीं आती। मुस्बत अगर कोई मामला उनमें होता तो आज तक मुल्क को इस हालात तक वो क्यों पहुंचाते? आप 2014 से ले लें और ये 10 साल हो गए, कोई एक उनका मुस्बत मकसद हो, किसी एक जगह उन्होंने इस बात की कोशिश की हो कि वो मुल्क में कोई जो है वो बेहतर हालात पैदा करें, मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो फिर इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को APC में शिरकत की दावत भी नहीं दी जाएगी? मेरा ख्याल है कि इत्माम हुज्जत किया जाना चाहिए, दावत दी जानी चाहिए और वहाँ पे आके जो वो खराबी करेंगे उसको भी पेश नजर रखते हुए जो है वो इस बात का भी इंतजाम होना चाहिए कि वो वहाँ पे माहौल को खराब करने और जो है वो मामले को बिगाड़ने के लिए आएंगे, वरना वो किसी भी सूरत। अब आप मुझे बताएं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने जब उनसे बात की और उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी, उसके बाद जिस यानी गुफ्तगू का वहाँ पे उन्होंने जो है वो मुजाहरा किया, तो आपको उनकी ज़हनी कैफियत के बारे में तो मेरा नहीं ख्याल कि गलतफहमी होनी चाहिए। तो राणा साहब, वैसे ऐसी जमात को फिर आप APC में शिरकत की दावत क्यों दे रहे हैं जो आप समझते हैं कि अफरा तफरी चाहती है मुल्क में, जो आप समझते हैं जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो फिर ना बुलाएं, उनके बगैर कर लें APC, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके बगैर भी APC हो सकती है, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट में है, तो वो इसलिए उनको दावत देना और इस बात की उम्मीद रखना, यानी उम्मीद रखना कि वो कोई सही लाया अमल इख्तियार करेंगे, उससे नाउमीदी या मायूसी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो हकायक हैं उन हकायक से सरफ नजर भी नहीं होना चाहिए। तो राणा साहब देखिए, माजी में तो तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि वो कहते हैं सियासी जमातों से नहीं बात करेंगे, साथ बैठ के नहीं करेंगे। मुल्क के जो मामलात हैं उस पर भी हमने देखा, जब इमरान खान
थे वजीर आजम तो सिक्योरिटी के मामला में भी नहीं बैठते थे, लेकिन अब जो आप लोगों का भी रवैया है माजरत के साथ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है कि हम बात करना चाहते हैं, असल में तो अब आप भी बात नहीं करना चाहते, या तो आपको पता है कि इस माहौल में आपको बात करने दी नहीं जाएगी इसलिए कोई एक बयान आ जाता है, लेकिन जब वहां से आता है एक पैगाम कि हम एपीसी में शिरकत करेंगे तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो अफरा तफरी वाले लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं करनी। यानी आप भी बात नहीं कर सकते इस वक्त कुछ भी कर रहे हैं। नहीं शहजाद, बिल्कुल हम खलूस नीयत से बात करनी चाहते हैं। हम खलूस नीयत से जो है ये सियासी कजिया जो है इसका हल चाहते हैं। हम पूरे यकीन से ये समझते हैं कि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम और एक कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम जो है वो डायलॉग और सियासी जमातों की बाहमी मुशावरत और इत्तफाक़ी राय के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस बारे में आप ये देख लें कि पिछले आप 10 साल ले लें या पिछले आप 2-3 साल ले लें कि कितनी मेहनत इन्होंने किया, कहाँ से ये चले हैं, लॉन्ग मार्चेस से असेंबलियां तोड़ दी, हुकूमतें तोड़ दी। यानी वो उनकी नजर में या उनकी सियासत में तो अगर वो बरसे इक़्तिदार हैं तो पाकिस्तान है, अगर वो बरसे इक़्तिदार नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद होता है कि अदम एतमाद में कौन सी गैर जमहूरी या कोई जुल्म या ज्यादती वाली बात थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमल था। और उन्होंने उसी वक्त कहा कि जी हम इस पार्लियामेंट में जो है वो खुदा ना खासा लानत भेजते हैं और हम जा रहे हैं। तो ये उनका एक मुसलसल अमल है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा ये उसका खुलासा तो मैंने खुद भी कर दिया राना साहब, लेकिन इस वक्त तो आप पे सवाल है ना, आप हुकूमत वक्त है तो आपका भी वही रवैया है, कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। हमारा रवैया जो है वो उनके एक मुस्तकिल रवैये की बुनियाद पे हमारी एक असेसमेंट है। लेकिन हम चाहते ये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि अगर वो अपने रवैये में एक कदम तब्दीली लाएं तो हम उसको 10 कदम में तब्दील करने को तैयार हैं। और ये जो बात की जाती है कि जी इनको तो इजाजत नहीं मिलेगी बात करने की, ये इनके पास है क्या भाई, एक तरफ आप हर चीज का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमारे पास है ही कुछ नहीं, हमें इजाजत नहीं मिलेगी। भाई अगर हमें इजाजत नहीं मिलेगी तो पूरा पाकिस्तान, पूरा अवाम, मीडिया सब देखेंगे कि जी ये देखें इनको इजाजत नहीं मिली और ये बात नहीं। लेकिन वहां से मैंने कहा ना कि कल पैगाम आया कि एपीसी में शिरकत करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि वो भी मुस्बत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि देखें हमें हमारे लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। इमरान खान से अभी 2 दिन पहले भी उनके लोग मिलने गए, मना कर दिया गया। तो ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत भी इसमें शामिल है। तो इस तरह तो मामला आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी तरीके से। देखें शहजाद, वो अब सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखी नहीं जा सकती। इनके जो मामलात हैं, जिस तरह से ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं और जिस तरह से इनके आने बाने ताने जो है वो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी हैं, ये सारी चीज़ें जो है उससे जो मजमूई तासर मिलता है तो वो यही है कि ये मामलात को सुलझाने की तरफ क्या ताने बाने मिलते हैं, इसकी थोड़ी वजाहत करेंगे दूसरे ममालिक से? ये जो है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा राई करने के लिए। किस मुल्क की मदद हासिल थी इनको, रियासती तौर पे मदद हासिल थी? अब बहरहाल इनके ताने बाने थे और इन्होंने सारा जो ये अपना अमल किया है उस अमल में इन्हें फंडिंग में यस्सत थी और इन्हें पूरी मदद हासिल थी। और इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं और हालात को बदलना चाहते हैं। कौन से ऐसे ममालिक हैं? मतलब एक फौरी तौर पे तो नाम आता है इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो उस तरफ इशारा है या कोई दीगर ममालिक हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ इस तरह देखते हैं? बहरहाल अभी मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर किसी वक्त इस बात के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया, कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। अब पता नहीं राना साहब सबूत हो वाकई तो फिर आप आई होप उस बुनियाद पे बात करो, क्योंकि जब आपका मुश्किल वक्त था तो फिर रॉ के एजेंट जो है वो आपकी फैक्ट्रियों से भी निकलते थे और पता नहीं 500-500 अरब रुपए रॉ को दे दिए, फलाना किस किस के इल्ज़ाम लगते थे आपके।
ऊपर तो आई होप जो आप बात कर रहे हो उसके पीछे कोई शवाहिद भी हो, या सिर्फ हालात ख़राब होते हो जो साजिशी थ्योरी बन जाती हैं, उनमें से एक ना हो ये? जी, वो जब हमारे ऊपर इल्जामात लगे थे तो फिर उसके बाद वो चीज़ें जो है वो बाद में फिर साबित नहीं हो सकी। हम इंशाअल्लाह ताला इल्जाम जब लगाएंगे तो सबूत पहले देंगे, इल्जाम बाद में लगाएंगे। और इमरान खान ने तो कहा है कि मैं भूख हड़ताल पर जा सकता हूं, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करूंगा, तो वो तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने कहा है वो भूख हड़ताल करेंगे। अडियाला जेल में तो पूरे मुल्क में कई लोग भूख हड़ताल कर रहे होंगे, तो फिर दबाव में आएंगे आप? नहीं जी, वो देखें उनका फिर ये बात तो फिर आपने उसी बात की तस्दीक कर दी जो बात मैं पहले से कर रहा हूँ कि इनका ये मकसद है। तो फिर अगर वो दबाव बढ़ाने के मकसद के साथ जो भी अमल करते हैं तो फिर उसको वो तो कह रहे हैं रद्द अमल है ना, मेरे लोगों को मुझसे मिलने नहीं देते, मुझे सहूलतें नहीं देते, तो वो तो उसका रद्द अमल दिखा रहे हैं ना कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। नहीं, जेल में जो है वो इस बात की तो इजाजत किसी अदालत ने उन्हें नहीं दी कि वो वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस करें और मीटिंग्स करें और ऐसे प्रोग्राम और ऐसी प्लानिंग्स करें कि बाहर जो है वो अफरा तफरी फैलाएं और वहाँ हालात को जो है वो ख़राब करने की जो है वो मनसूबाबंदी करें। ऐसी इजाज़त तो उन्हें ना अदालत ने दी है ना किसी और फोरम ने दी है। लेकिन मुलाकातें तो हो सकती है। नवाज शरीफ साहब से भी अडियाला जेल में सियासी रहनुमा आके मिलते थे, हफ्ते में एक दिन होता था जिसमें बहुत सारे लोग आके मिलते थे। मैं खुद विटनेस हूँ क्योंकि मैं मिलने गया था, ऑलमोस्ट आपकी पूरी क़यादत मौजूद थी उस कमरे में, 15-20 लोग थे, मुलाकात तो होती रहती थी, मरीम नवाज से भी मिल रहे थे लोग, बातचीत हो रही थी। तो यहाँ पे क्यों स्पेशल कंडीशन है? लेकिन आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे कोई इस किस्म की बात भी नहीं होती थी। इसके बावजूद जो है थोड़ा अरसा बाद पाबंदी लगा दी गई थी और उसके बाद किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। अच्छा, तो यहाँ और इस बात की भी सबूत है कि वहाँ पे प्लानिंग हो रही होती है यहाँ पर कुछ? जी बिल्कुल, इस बात के जो है वो बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ऑडियो वीडियोस हैं इसके आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की ड्यूटी है, उनके पास मौजूद है। सही, तो फिर इसका मतलब वो जो कहते हैं इमरान खान के यहाँ पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और वो सारा कुछ चला रहे हैं मामलात, यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट के पास कोई पावर नहीं है, वो बात ठीक है, तो वीडियो और ऑडियो भी उन्हीं के पास ही होंगे सारे? नहीं, देखिए बात ये है कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं और फिर उनके मतलब जिस किस्म के हालातों मामलात हैं तो उसके ऊपर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे जो है वो पूरी नजर रखें। कल को खुदा ना खासा अगर वो वाक़या होता है तो फिर कल को जिन लोगों की जिम्मेदारी है तो उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से पूरी करना जो है वो उनका फर्ज है। सही। इमरान खान भी एक वक्त यही कहते थे कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरा फोन टैप करें या किसी भी वजीर आजम का करें, उनका काम है। आज आप भी कह रहे हैं कि उनका काम है ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग रखें क्योंकि सिक्योरिटी बहरहाल उनकी जिम्मेदारी है। तो अच्छा, इमरान खान साहब जब वर्षे इक़्तिदार थे तो वो बात बातें जो करते रहे हैं उनको अब वो भूल गई है, लेकिन वो बातें दुरुस्त करते रहे हैं। वो ये भी कहा करते थे कि एजेंसीज के साथ मेरा प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं बनता कि एजेंसीज को पता चल जाता है करप्शन का, तो वो फिर जब करप्शन को सामने लाते हैं तो इनकी लड़ाई हो जाती है इनके साथ। कल राना साहब जस्टिस शाहिद जमील, रिटायर्ड जस्टिस शाहिद जमील साहब का एक इंटरव्यू किया है एजाज सईद साहब ने और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। साबिक जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, उनके हवाले से कि उनके बेटे जब सियासत में आए तो फिर किस तरह मामला बदले। लेकिन उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके समधी साबिर मिट्ठू जो है वो उनको पहले ही बता चुके थे, यानी कि जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब को, कि आर्मी चीफ बनने वाले हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, जबकि फैसला भी नहीं हुआ था। तो ये कैसे हो गया था? ये मामला ऐसे ही था कि पता था उनको, उन्होंने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि ये होने जा रहा है? देखें शहजाद, पहली बात तो मैं ये करूंगा कि ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो जिन साहब को वो सपोर्ट करते थे वो और वो साहब जो है वो दावत करते हैं और वहाँ पे 25 के करीब जो है वो हाई कोर्ट के जज साहबान जो है उनको वहाँ पे मजबूर होकर जाना पड़ता है। शाहिद जमील साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि ये वहाँ पे जो है वो नहीं गए। मामला यही है कि जब भी हमारे मुल्क में ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी कोई साहब जो है वो बाइख्तियार बनते हैं, जब उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी आती है तो उनके साथ एक मिट्ठू भी एमर्ज हो जाता है और फिर वो मिट्ठू जो है वो सारा मामला जो है वो सारा निजाम जो है उस मिट्ठू की मुट्ठी में आ जाता है।
और वो फिर जो है वो पूरे निज़ाम को जो है वो इस्तेमाल करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, लोग फिर उसकी मुठियां भरते हैं और वहां से जो है वो फायदे हासिल करते हैं। सियासी जमातें भी मुस्तफीद होती हैं। और ये जो जिन साहब का शाहद जमील साहब ने खास तौर पे जिक्र किया है, आपके इल्म में है कि उनका किस हद तक जो है वो पीटीआई को फायदा पहुंचा रहा है लाहौर हाई कोर्ट से? कभी इसके ऊपर भी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो बात करेंगे? जी जी, उसका तो मैंने जिक्र किया, जो है वो जवाब देंगे वो। जी, इसका तो मैंने जिक्र किया। उनके दामाद जब पार्टी में आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदली, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मिट्ठू होते हैं, इख्तियार उनके हाथ में होते हैं। तो जिन मिट्ठू साहब का मैंने नाम लिया, वहाँ पे भी मामला ऐसा था, सारे इख्तियारात उनके हाथ थे और उनकी मुट्ठी को जो है वो गर्म किया जा रहा था। जी बिल्कुल, मैंने ये बात दुरुस्त की है। ये जो है वो हर दौर में जो है वो मिट्ठू जो है वो साथ होता है और वो सारा निजाम जो है वो उसकी मुट्ठी में होता है और वो एक्सप्लॉइट करता है। और ऐसे ही होता रहा जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। जी, इसमें आपको शक है कोई? अब एक हाई कोर्ट के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और इनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी जज साहब की, और उन्होंने शायद, अब मुझे पूरी तरह से मालूम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था और शायद उसकी वजूहात भी कुछ ऐसी ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सलाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त ना मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसा मंसूख कर दिया है, मगर सड़कों पर आने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये सवाल किए जा रहे हैं कि वो बाहर आने के लिए इमरान खान की कॉल का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल फिर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल के बगैर सड़कों पर नहीं आएगी, क्योंकि इस कॉल का इख्तियार सिर्फ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत की इस हिकमत अमली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने कल मर्दान जलसे में एतराज़ करते हुए कहा है कि इमरान खान क्यों कहेंगे कि मेरे लिए बाहर निकलें, हमें खुद निकलना चाहिए। क्या अगर इमरान खान कहे, इमरान खान क्यों कहे, हम क्यों? चेयरमैन साहब, आप क्यों ऐलान नहीं करते कि फलाना दिन खैबर से लेकर बाजवड़ तक हम सब जुलूस निकालेंगे 2 मुताबिकों के लिए कि यहाँ अमन होगा और कैदी रिहा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर आने का दबाव बढ़ता जा रहा है, मगर आज इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि आज एक इंटरव्यू में पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने खुद इमरान खान पर सवालात उठा दिए हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान ने उनकी बेतौकीरी की और उनसे नाइंसाफ़ी की। इमरान खान खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले। इमरान खान के फैसलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हुआ है। शेर अफजल मरवत किसी और पर नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं, जिनके वो बहुत करीब समझे जाते थे। PAC के चेयरमैन बनने के हवाले से भी बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने वो नाम विड्रॉ कर लिया और फिर हमने देखा कि फासले भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के बानी और शेर अफजल मरवत के दरमियान बढ़ते रहे। अली मोहम्मद खान साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब की बात भी आपने सुन ली होगी, उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन आपका जो जलसा आज मनसूख हुआ है उस पर कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा इंतजामिया ने तो जाहिर सी बात है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे असेसमेंट लेकर फैसला किया होगा, लेकिन वैसे भी तहरीक इंसाफ कौन सा नेक मकसद के लिए जलसा करने जा रही थी? उनका तो काम है अफरा तफरी फैलाना, ऐसा ही कोई काम उन्होंने करना होगा जैसे 9 मई में किया था उन्होंने, तो उनको क्यों इजाजत मिलनी चाहिए जलसा करने की? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तहरीक इंसाफ को हक हासिल है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात अगर हम ना भी हों, अगर हम एक सीट की जमात भी हों, अगर हमारे पास एक सीट भी ना हो, कोई भी सियासी जमात पाकिस्तानी का ये हक है कि वो जलसा करे, जुलूस करे, कानून के अंदर रहते हुए आइन के मुताबिक। चे जाए कि वो जमात जिसने मुल्क में वज़ीर आज़म दिया, जिसने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में हुकूमत बनाई, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई और सिंध में अपोजिशन लीडर, तो राना साहब की मुझे नहीं समझ आती कि राना साहब किस सोच में ये बात उन्होंने की है। पहले वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं,
अब इस तरह की बात करते हैं, पहले वो खुद सोच लें वो क्या चाहते हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब से मशवरा कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जब सीट हारता है तो हवास इंसान के कंट्रोल में शायद नहीं रहते, तो सोच वो कर लें पूरी तरह क्लियर कट कि क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, या तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात समझते हैं, या वो क्या समझते हैं। क्योंकि रान साहब खुद इंटीरियर मिनिस्टर थे और उनके नीचे बहुत अरसे तक हम लोग जेलों में और इस तरह की चीजों में रहे, तो उनके पास क्या था हमारे खिलाफ? अगर कुछ होता तो वो साबित कर लेते। 1 साल से ज्यादा हो गया, 9 मई का क्या निकला है? 9 मई का तो कुछ नहीं निकला। तो अली साहब, आपको क्या लगता है कि आज जो मंसूख किया गया है जलसा, उसकी वजह इंतजामी है या सियासी है? देखिए, हमारी लीडरशिप ने, मौजूदा जो ऑफिस बियरर्स हैं उन्होंने, और तमाम जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उन्होंने उस पर गौर व खोज किया, और कल शाम तक, बल्कि कल रात तक हमारा जलसा ऑन था। हम मानसेरा में हमने जलसा किया, बल्कि कल हमने मानसेरा में भी लोगों को, बहुत वैसे अजीम शान जलसा था, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं हजारेवाल को, मानसेरा के हमारे भाइयों बहनों को, उनको भी कहा कि आपने सिर्फ मानसेरा पे इक्तफा नहीं करना, सब ने कल तरनौल पहुंचना है। लेकिन रात के 12 बजे के करीब जो है हमारी एनओसी कैंसिल की गई। सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, हमारी लीडरशिप में से बैरिस्टर गौर साहब, उमर अयूब भाई और असद कैसर साहब सब लोग थे, मैं भी उनके साथ था। शोएब शाहीन साहब जिन्होंने पिटिशन की थी वो भी गए। तौहीन अदालत की पिटिशन लेके गए कि बाबर सत्तार साहब जो एक मोहतरम जज हैं, उनके अदालत के हुक्म पे डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ हमारी टीम बैठी और इजाजत हमें एनओसी वो मिली। अब क्यों मुअत्तल की गई? जब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, हमारे पास 2 रास्ते थे, हमारे पास, हमारी लीडरशिप के पास 2 रास्ते थे। एक ये रास्ता था जो कानून का था कि जिस अदालत के हुक्म से हमें इजाजत मिली है हम उसी अदालत के पास जाएं, उनसे इंसाफ लें कि तौहीन अदालत हुई है, आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, अब आप इंश्योर करें कि हमें हमारा जलसा करने दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि अदालत को बाईपास करके कानून हाथ में लें या एनओसी के बगैर जलसे की तरफ जाए। ये मौका देते हम इंतजामिया को, उन लोगों को जिन्होंने 9 मई करवाया, जिनके हाथ 9 मई में रंगे हुए हैं, कि एक बार फिर हम पे हला बोलते, हमारे कारकुनों पे फायरिंग करते, उनको उठाते। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन को फिर भी जलसा करके, मुझे अगर मुख्तसर आप ये बता सकें, मैंने आपसे सवाल ये किया कि ये के कारकुनों का बहुत बुरा हाल होता। इसलिए हमारी लीडरशिप ने ये सोचा कि नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। मैं सवाल मेरा बड़ा मुख्तसर सा था, ये सियासी रुकावट है या इंतजामी रुकावट है? आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मेरा ख्याल है ये इंतजामी रुकावट नहीं है, ये सियासी रुकावट है। इस हुकूमत को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, या उनके पीछे जो लोग हैं, एक जलसा अगर हो जाएगा तो क्या जलसों से हुकूमतें गिरती हैं? अच्छा अली साहब, एक तो बड़े बड़े जलसे खान साहब ने खुद किए हैं। एक जलसा तो हो जाता है, एक एक्टिविटी हो जाती है, शाम को सब अपने घर चले जाते हैं, तो इतना डर काहे का? एक जलसे से इस हुकूमत की कांपें क्यों टांग रही हैं? हमें तो कल आपके इत्तेहादी अचकजई साहब ने, एक तो चेयरमैन साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान ने कॉल थोड़ी देनी है अपने लिए, ये तो आपने कॉल देनी है कि लोग निकलें सड़कों पे। लेकिन वो तो चले आपके इत्तेहादी हैं, शेर अफजल मरवत जो आपकी जमात में है और बड़े करीब थे इमरान खान से, वो कुछ अर्सा पहले तक, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादती की इमरान खान ने उनके साथ, बेतौकीरी की है उनकी, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त पार्टी को इमरान खान के फैसलों से नुकसान हो रहा है क्योंकि इमरान खान ताखीर कर रहे हैं सड़कों पर निकलने के लिए। उनको चाहिए था ईद उल फितर के बाद कॉल दे देते, ईद के बाद सड़कों पर निकलने की, ना उन्होंने मैंडेट को वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलने की कॉल दी, ना अदलिया की आज़ादी के लिए कॉल दी। तो वो तो कह रहे हैं कि पार्टी को नुकसान इमरान खान के फैसले पहुंचा रहे हैं। अचकजई साहब के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, मोहतरम है, हमारे एलाई हैं, लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ का है। मेरे ख्याल में वो उस पर कॉमेंट ये ना करते तो बेहतर था, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एक प्लेटफॉर्म में वो हमारे साथ हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के फैसले तहरीक इंसाफ खुद करेगी, और मैं समझता हूँ अचकजई साहब हमारे मोहतरम हैं, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उनको जो इज्जत तहरीक इंसाफ ने दी है, शायद माजी में बहुत कम लोगों ने बलूचिस्तान से किसी सियासी शख्सियत को इतना रिस्पॉन्स और इज्जत दी जब हमने उनको सदर के लिए नॉमिनेट किया और हमारे कैंडिडेट बने। तो मैं समझता हूं हमने उनको बहुत इज्जत दी है, हमसे इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा उनका ताल्लुक रहेगा, अल्लाह करे रहे। लेकिन ये फैसला तहरीक इंसाफ का खुद का है, वो इमरान खान साहब की कॉल है, जो उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब से 1 नहीं 2 बार पूछा, खान साहब ने उनको कहा कि ये कॉल मैं दूंगा। अब खान साहब कब कॉल देते हैं? मरवत साहब पर आ जाए सर, मरवत साहब की कॉल है। देखिए, मरवत साहब के हवाले से मैं ये कहूंगा, मैं
इसी एक शेर में ये बयान कर सकता हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से कि खान साहब जेल में सोचते होंगे जब ये बयान मरवत साहब का उन तक पहुंचा होगा कि ताक में दुश्मन भी था और पुश्त पे अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। मैं मरवत साहब की इस बात का मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, बल्कि शाम से टिकर चल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मरवत साहब ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने की है। मैं दुख के साथ ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी राइज एंड फॉल मैंने नहीं देखा। मरवत साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि देखें कुरान में अल्लाह कहता है, दीन हमारे दीन का मैसेज है कि जो एक इंसान के ऐसा मन नहीं हो सकता वो अल्लाह का नहीं हो सकता। इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है शहजाद भाई, लेकिन उसकी वजह जमीन पे कोई ना कोई आपका लीडर बनता है, उस्ताद बनता है, बाप बनता है, दोस्त बनता है। इमरान खान साहब की चेहरे की बरकत से अल्लाह ने, इमरान खान ने नहीं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अल्लाह ने लेकिन अली साहब उनकी सियासी राय तो हो सकती है ना मुख्तलिफ। उनकी अगर ये राय है कि इमरान खान ताखीर कर रहे हैं सड़कों पे निकलने के लिए, इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के खिलाफ ये बात करके आपने वो इज्जत खो दी जो हमारे दिलों में आपके लिए थी। बावजूद तमाम मुखालफत के जो आप फेस करते थे, हम आप पे फिर भी डिफेंड करते थे आपको, क्योंकि आपने लेकिन सियासी इख्तिलाफ तो हो सकता है ना अली साहब, सियासी इख्तिलाफ तो हो सकता है ना अगर वो समझते हैं कि इमरान खान ताखीर कर रहे हैं अपने फैसलों में, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। सूरत काबिल कबूल नहीं है, अली साहब सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो शख्स अडियाला में पूरी अली साहब आवाज आ रही है आपको, हिस्से की कुर्बानी दे रहा है। अली साहब मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ सवाल तो सुन ले फिर। मुझे बहुत अफसोस है जो मरवत साहब ने आज किया है। जी आपका really sad, मुझे ये तवक्को नहीं थी। आपका जवाब तो आ गया। मैं कह रहा हूं कि उनकी सियासी सोच तो हो सकती है ना कि इमरान खान ताखीर कर रहे हैं इसलिए पार्टी को नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब पे अंदर से बाहर से हमला हमें काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो दोस्त की शक्ल में हो, चाहे वो दुश्मन की शक्ल में हो, मुखालिफ की शक्ल में हो। और मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मरवत साहब ऐसा करेंगे, क्योंकि उनको बड़ी इज्जत दी है पश्तून कौम ने और पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की वजह से। मैं समझता हूं मरवत साहब को इस बात पे गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान साहब से बल्कि खान साहब के और तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, जिन्होंने उनको दिलों में जगह दी, इज्जत दी। बहुत गलत किया मरवत साहब। मुझे एक मुख्तसर मेरे पास टाइम बिल्कुल कम रह गया अली साहब के साथ कह रहा हूं, मैं एहतराम के साथ कह रहा हूं, सुन तो लीजिए यू हैव रियली आपने दिल तोड़े हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान के। आपको खान साहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अली साहब एक वो शख्स जेल में पड़ा। आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, एक सवाल का मुख्तसर जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। क्या ये शुबा था आपको और आपकी पार्टी वालों को मरवत साहब प्लांटेड है और क्या इसी वजह से उनको साइडलाइन भी किया गया था? देखिए मैं खुदा लगती बात करूंगा, बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन मैं सिर्फ एक उसूल पे कारबंद हूं। मैं कहता हूं जब तक कोई शख्स खान के साथ खड़ा है किसी को उस पे गद्दारी के फित्वे ना दें। इसलिए मैं उन बातों में नहीं पड़ता कि मुझे शक था, किसको शक था। मैं कहता हूं आज जो उन्होंने बात की है उसने दिल तोड़ा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इलेक्शन से पहले नून लीग ने दावा किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद वो 200 और 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देंगे और अपने मंशूर में भी बाकायदा ये दर्ज किया था कि बिजली की कीमत में 20 से 30% कमी होगी। कमी तो दूर की बात है, लेकिन एक मरतबा फिर नून लीग की हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है और औसतन जो इजाफा किया गया है बिजली की कीमत में वो 4 रुपये 55 पैसे का है, जिसमें जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं उनकी कीमत में भी इजाफा किया गया है, जो अनप्रोटेक्टेड बिजली के सार्फिन हैं उनकी बिजली की कीमत में भी इजाफा किया गया है। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी साहब ने कहा था कि जो इजाफा किया गया है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हकीकत क्या है इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना ने। शहबाज बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 दिन पहले आपने भी रिपोर्ट किया कि जो एवरेज टैरिफ है उसमें हुकूमत ने 4 रुपये 55 पैसे का इजाफा कर दिया है और ये भी आपने बताया कि जो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं जो 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या 0 से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके भी जो बिजली की कीमत है उसमें भी 40 से 50% का इजाफा है। लेकिन कल जब हम इंटरव्यू कर रहे थे वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी साहब का, उन्होंने बताया कि जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जो अनप्रोटेक्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली 200 यूनिट तक की उनके ऊपर भी चंद पैसे का इशू है। वो कह रहे थे कि जो रिपोर्ट हो रहा है उसका मवाजना पुराने टैरिफ से किया जा रहा है, यानी कि पिछले साल जो रीबेसिंग हुई थी उससे पहले जो टैरिफ हुआ था उससे मवाजना करते हैं तो फिर इतना ज्यादा इंपैक्ट नजर आता है, अदरवाइज इतना है नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, जहाँ तक तो लाइफ लाइन का कंज्यूमर है ना, उसके लिए तो कोई इंक्रीज नहीं है, ये तो हमने भी लिखा है अपनी स्टोरी में। लेकिन जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स। जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स है, जिसका जो इन्होंने काबीना को समरी भेजी है, उसके अंदर खुद जो इन्होंने इंक्रीज लिखा हुआ है वो ₹7.74 पर यूनिट है। सॉरी, उसका जो इंक्रीज है वो ₹3.95 फी यूनिट है, जो 51% बनता है। इसी तरीके से जो 200 यूनिट्स तक का आपका प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है उसके लिए जो इंक्रीज है वो ₹4.10 फी यूनिट है। अगेन ये भी कोई 41-42% इंक्रीज बनता है। अब हुकूमत यहाँ पे थोड़ी सी मेरे ख्याल में कुछ जगली इस किस्म की करने की कोशिश कर रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो ये पूरा साल गुजरा है पिछला, इसमें जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स आई थी और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स आई थी, उसके बाद जो जून का बिल था वो इतना ज़्यादा है कि दैट इज़ नॉट क्लोज टू दी एनुअल बेस टैरिफ। लेकिन ये जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं बनती कि आप एनुअल को एनुअल के साथ कंपेयर करते हैं और जब क्वार्टरली टैरिफ बाद में ऐड अप होते जाएंगे तो वो साथ आ जाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात उस चीज़ की बेस पे कर रहे हैं जो इन्होंने खुद पावर डिवीजन ने, जिसको अवैस लगारी साहब चेयर करते हैं, उनके वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ये समरी जो है वफाकी काबीना को भेजी और वफाकी काबीना ने उस समरी की मंजूरी दी है। पिछला जो साल था उसमें जो एक मसला ये आया था कि इन्होंने जो IMF से एग्रीमेंट किया था उसमें इन्होंने ऑन एन एवरेज कोई ₹8 बेस टैरिफ में इजाफा करना था, लेकिन इन्होंने जो इंक्रीज किया कोई रफली लेस देन ₹6 पर यूनिट किया, जिसकी वजह से जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स आई वो काफ़ी ज़्यादा आई पिछले साल में, जो अब ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि IMF ने ना सिर्फ इनको इस दफ़ा जब वो मुज़ाकरात के लिए आए उनको ग्रिल किया पावर डिवीजन को कि आपका रुपया स्टेबल है, बाकी फैक्टर्स आपके स्टेबल हैं, तो आपकी जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स है इतनी हाई क्यों जा रही हैं। उस पास का जो एक्सपीरियंस था शहजाद साहब, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस दफ़ा जो टैरिफ एनुअल टैरिफ में जो एडजस्टमेंट की है, जो काबीना ने मंजूरी दी है, वो इन्होंने IMF से वेट करवाई है। अब उस वेटिंग के बाद अगर जो सरदार अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि कोई चेंज आ गया या ₹1 या ₹2 का कोई इंक्रीज है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। बल्कि जब वफाकी काबीना ने 2-3 दिन पहले इसकी मंजूरी दी तो मेरी एक सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, मैंने कहा जी आपने इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, इसका जो इम्पैक्ट है वो आप कैसे अब्जॉर्ब करेंगे। तो उनका आगे से कमेंट ये था क्योंकि पिछली दफ़ा हमारी एनुअल टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं थी, हमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ी, तो इस दफ़ा हमारा जो एनुअल टैरिफ है उसमें इंक्रीज रिलेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स कम आएंगी। तो सरदार अवैस लगारी साहब जो भी कहें उनकी मर्जी है, वो मिनिस्टर है, हुकूमत है, सरकार कुछ भी कह सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो एक समरी मंजूर हुई है वफाकी काबीना की, उसका जो स्केड्यूल 5 है उसको सरदार साहब पब्लिक कर दें। और शहबाज साहब, फैक्ट तो ये है कि आप इसको चलें कंपेयर आप पिछले साल के टैरिफ से करें या रीबेसिंग से पहले जो टैरिफ था उससे करें, उसमें तो आप जगलेरी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये कि तकरीबन ये जो इजाफा हुआ है उससे 600 से 700 अरब रुपए मजीद बिजली सार्फिन के जेब से निकलेंगे। जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है, इसको हुकूमत कैसे इनकार कर सकती है। हुकूमत अगर ये कह दे कि हमने इंक्रीज नहीं किया, हुकूमत कह दे कि इसमें 470-80 अरब रुपया उसका जो बेस टैरिफ में इंक्रीज है, फिर ऊपर GST है, तो ये 580 अरब रुपए के करीब इंक्रीज नहीं है, तो फिर IMF इनके सर पर आज चढ़ेगा कि जी आप हमें कुछ कह रहे हैं, खुद कुछ करें। ये शहजाद साहब, इसकी एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक एलामिया आया कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अब एवरेज जो टैरिफ होगा वो ₹34.99 होगा। इन्होंने 14 जून को उसकी समरी भी काबीना में मंजूरी के लिए भेज दी। IMF ने एतराज़ किया, सरदार अवैस लगारी साहब की वजारत ने वो समरी विड्रॉ की और लिखा समरी के अंदर कि चूंकि IMF का एतराज़ है तो हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, हम नई समरी भेज रहे हैं। जो नई समरी जिसमें ये सारा टैरिफ इंक्रीज हुआ है उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उसके लिए जो नया टैरिफ है वो तकरीबन ₹37.84 फी यूनिट है, जो वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा जो उसका जो टैरिफ था उससे तकरीबन ₹2.84 ₹2.85 ज़्यादा है। तो ये तो इनकी सद तक IMF का इनके ऊपर कंट्रोल, इसके बाद भी अगर सरदार साहब फरमा रहे हैं और बज़िद हैं कि नहीं जो वो कह रहे हैं वो बात ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर कि जरा वो जो समरी है उसको पब्लिक कर दें। तो जो बजट के बाद कहा था कि एक्सपोर्टर्स को पता चल जाए उसके ऊपर कितना बोझ पड़ा है। बजट के बाद कहा था एक्सपोर्टर्स को इस तरीके से हम बेनिफिट देंगे, अगर हमने टैक्स लगाए तो उनको हम एक फिक्स टैरिफ देंगे, वो भी IMF ने मंजूर करने से मना कर दिया है। शहबाज साहब, इसके अलावा आप ही की स्टोरी थी जिसमें आपने बताया था कि 2 साल पहले जो मुख्तलिफ डिस्कोस के बोर्ड अपॉइंट किए गए थे, अब उनको फारिग करके नए बोर्ड को लाया जा रहा है और 600
600 अरब रुपए का नुकसान उन डिस्कोस की वजह से हुआ, जो कि अवैस लगारी साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल इतना नुकसान है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे लोग लगाए, इंडिपेंडेंट लोग लगाए, किसी की सिफारिश पर नहीं लगाए। लेकिन उसका क्या होगा? जो 2 साल पहले बोर्ड लगाया उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और यही कहा गया था कि बड़े इंडिपेंडेंट लोग हैं, उस वक्त उनकी तारीफ की गई थी। तो ये क्या मामला है? कोई अकाउंटेबल होगा इन अपॉइंटमेंट्स का या नहीं? शहजाद इकबाल साहब, यही मसला कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, यही पावर डिवीजन के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने वो बोर्ड्स लगाए थे, और यही पावर डिवीजन की ब्यूरोक्रेसी आज अपनी समरीज में लिख ली है कि 589 बिलियन रुपीस के लॉसेस इन बोर्ड्स की वजह से हुए हैं। उन्होंने कहा अब हमने बहुत अच्छे जो है वो बोर्ड्स लगा दिए हैं, लेकिन जो नए बोर्ड भी लगे हैं उसमें एक रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट है उसको गालिबन 2 या 3 बोर्ड्स का उसको चेयरमैन बना दिया गया है। एक पॉलिटिशियन है, उनके बेटे को एक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। तो कल जब ये नुकसान होंगे फिर ये कहेंगे कि जी हमने तो बहुत अच्छे बोर्ड लगाए था, ये ठीक नहीं निकले, इनको हटा के हम नए बोर्ड लगा रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल जो ये सारा काम करते हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मीडिया इनको क्वेश्चन नहीं करेगा और उसके बाद भी फॉलो अप नहीं करेगा, तो ये कोई भी स्टेटमेंट देंगे, कोई भी काम करके निकल जाएंगे और इनको पता होगा कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो सिलसिला है ना कि लोगों को आधा सच बताना या बिल्कुल सच ना बताना, अपने ही काम को जो कल को अच्छा कहते हैं आज उसको बुरा कहना, जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा पावर सेक्टर में बेहतरी नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे शहबाज राना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।